ये फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं सारे फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो पैरेलल रेजोनेंस के केस में क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू करंट एम्पलीफिकेशन। And current amplification means current flowing between coil branch and capacitor upon current of the circuit at resonance. And series resonance के केस में quality factor is equal to voltage magnification या amplification, दोनों एक ही बात है, magnification। तो इसको आप लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस अपॉन वोल्टेज ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस अपॉन वोल्टेज ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। ये पैरेलल रेजोनेंस के केस में है। और ये सीरीज रेजोनेंस। इन फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जो रेजोनेंस का टॉपिक है। अब इस न्यूमेरिकल को आप पढ़ेंगे तो पहली पार्ट तो थ्योरी हो गई, डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज सर्किट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक्सएल इज इक्वल टू आप एक्सी करेंगे बिकॉज वो कंडीशन हो गई सीरीज रेजोनेंस की। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पुट करिएंगे और फ्रीक्वेंसी को आप एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड रखिए, बाकी पैरामीटर्स को राइट हैंड साइड, प्रूफ हो जाएगा। दो लाइन का प्रूफ है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बैंडविड्थ आपको दी हुई है 10 किलो हर्ट्ज और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो न्यूमेरिकल में आपको जो दो चीज़ें दी गई हैं वो है ये बैंडविड्थ और दूसरा लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी F1। तो आपको F1 और बैंडविड्थ दी हुई है, इसी की हेल्प से आपको निकालना है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर। अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी आपको ये निकालना है और दूसरा ये निकालना है, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, ये मैं लिखना भूल गया। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इस वाले न्यूमेरिकल में ये यूज होगा। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग अगर इन केस फॉर्मूला याद ना आ रहा हो, जैसा कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है। बैंडविड्थ होगा आर अपॉन 2 पाई एल, राइट। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/r एल ऊपर जाएगा अंदर जाएगा तो एल/c। सही है, फॉर्मूला सही है। ये अवकाश सही काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, इसके हेल्प से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको जो वैल्यूज चाहिए वो आप इन्हीं 3-4 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने न्यूमेरिकल नोट कर लिया है? यस सर। सॉल्व करना शुरू किया आप लोगों ने?
हो गया सर। तो वैल्यू कितनी आई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की? बिना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आप अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकाल नहीं पाएंगे ना, इसीलिए मैंने पूछा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आई। सर 125 किलोहर्ट्ज। ठीक, सही है। आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं उसी पे आप चलेंगे तो बैंडविड्थ की वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल में कितनी है, 10 किलोहर्ट्ज, और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 120 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पर आप जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, इसके हेल्प से आप एफ नॉट निकाल सकते हैं। F1 दिया हुआ है, बैंडविड्थ दिया हुआ है, तो एफ नॉट निकल आएगा। तो एफ नॉट की वैल्यू हो जाएगी F1 प्लस बैंडविड्थ बाई 2। F1 की वैल्यू है 120 प्लस बैंडविड्थ है 10/2, तो ये आ जाएगा कितना, 125 किलो हर्ट्ज। एफ नॉट की हमको जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने निकाला एफ नॉट। एफ नॉट आ जाएगा तो आप F2 निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है पहले, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी F2। तो F2 की वैल्यू का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, कैसे निकलेगा इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 125 हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ 10/2, तो हो जाएगा 130 किलो हर्ट्ज। ये सेकेंड आंसर है, मतलब फर्स्ट आंसर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो ये एक जो फॉर्मूला यहाँ ये मैंने लिखा है इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। तो Q फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट दैट इज 125, बैंडविड्थ है 10, तो वैल्यू आ गई 12.5। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है इसलिए इसमें कोई यूनिट आप नहीं लिखेंगे, 12.5 आंसर हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में कितना कम समय लगा अगर आपको फॉर्मूले पता है तो इसीलिए मैं आपको बार बार हिंट दे रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको दिमाग में बना के रखने पड़ेंगे हर टॉपिक में, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन में तो आपको एक चीज़ तो ये है, कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए और फॉर्मूले, ये दो चीज़ आपके दिमाग में बने रहने चाहिए। सभी को ये न्यूमेरिकल समझ आया, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो वो पूछे, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करते हैं। दिमाग मिश्रा, आप सभी लोगों को स्क्रीन तो शो हो रही है ना, व्हाइट बोर्ड? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट न्यूमेरिकल में? सबको समझ आ गया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? यस सर। चलिए अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करते हैं। ये न्यूमेरिकल काफी पुराना हो चुका है, बट एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो एक तरह से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करें आप लोग। और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में आया हुआ था। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो अब तो 10-10 नंबर के क्वेश्चन आने से रहे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, 2-2 नंबर या 1-1 नंबर में। आपकी जो बुक आपको इशू हुई है जेबी गुप्ता, उसमें आप लोग जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे शॉर्ट टाइप आंसर्स होंगे।
सभी लोग अपनी बुक में देखिएगा, हर यूनिट के बाद, हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है उसमें आप देखिएगा शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी लिखे होंगे। तो मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि आप लोग उसे पढ़िए टाइम निकाल के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आपको उससे बड़ी हेल्प मिलेगी। कई क्वेश्चन जरूरी नहीं न्यूमेरिकल ही आए, न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल तो आ नहीं सकते 1.5 घंटे के पेपर में। आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, पूछा जाएगा कि ये क्या होता है या इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये किससे रिलेटेड है, और ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। तो जो शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स भी हो तो फिजिक्स में भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है, इसलिए कोशिश कीजिए टाइम निकाल के पढ़ने की। यहाँ पे भी देखिए थ्योरी एक जुड़ी हुई है, तो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का प्रूफ करने के लिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और आपसे बोला गया है कि अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट A series circuit consists of a resistance of 10 ohm, inductance of 50 millihenry, and a variable capacitance in series across a 100 volt. तो सीरीज सर्किट है, ये तो न्यूमेरिकल में क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी है, इंडक्टेंस की वैल्यू भी दी है, कैपेसिटर का जिक्र जरूर है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं, ठीक? और ये जो सीरीज सर्किट है इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई हुआ है 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई है। आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू प्रोड्यूस रेजोनेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड क्यू फैक्टर। तो सबसे पहले आपसे पूछा ही गया है कि आप कैपेसिटेंस निकालिए। तो आई होप आप लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सॉल्व करना शुरू कीजिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू सॉल्व करके बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 सीरीज सर्किट के लिए, √1/LC। आप चाहे तो यहाँ से, क्योंकि L की वैल्यू दी हुई है, F0 आप क्या लेंगे, तो F0 आप लेंगे 50 हर्ट्ज, क्योंकि पूछा यही गया है कि आप वैल्यू बताइए जिसके लिए रेजोनेंस आ जाए कैपेसिटेंस। तो जो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ दी हुई है आप इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही मानेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो F0 के प्लेस पे आप 50 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, L की वैल्यू रख के तो C आ जाएगा। इसके अलावा आप एक मेथड ये ले सकते हैं कि एट रेजोनेंस क्या होता है, XL XC के बराबर होता है। तो आप एक्सएल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू दी हुई है, एक्सी की वैल्यू आ जाएगी, एक्सी की वैल्यू आ जाएगी तो सी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में से आप चाहे आप इस मेथड को यूज कीजिए चाहे इस मेथड, तो दोनों एक ही चीज़ है। आप इसको भी, इससे भी शुरू करेंगे तो भी यहीं पहुंचेंगे और इससे शुरू करेंगे तो भी यहीं पहुंचेंगे, दोनों से मिले। 50 मिली हेनरी है तो याद रखिएगा इसको हेनरी में जरूर कन्वर्ट कीजिए। दैट मीन्स एक्सी की वैल्यू होती है 1/2πfc इज इक्वल टू 2π50 into 3 और 2πf की वैल्यू 50 होगी इंटू c इज इक्वल टू 1/2π50 into 50
3। यहाँ से c की वैल्यू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 50 to the power 3 into 10 to the power -3। सर 6.36 into 10 की पावर -4। ये आ रहा है 202.64 माइक्रोफैरेड। आप लोगों की वैल्यू आ रही है इतनी कैपेसिटेंस की? यस सर। सर पर 84 आ रहा है। 84 आ रहा है। 202.84। चलिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं भी कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ। तो मेरा 202.6423 आ रहा है, मैंने 64 यहाँ पे लिखा होगा। देखिए, आपको कोशिश ये करनी होती है, आंसर जो कैपेसिटेंस का लिखते हैं वो माइक्रो फैरेड में लिखते हैं। इसलिए आप जब सी की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप न्यूमरेटर में 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको करना क्या है, आंसर माइक्रो फैरेड में चाहिए। तो 10 to the power -3 ऊपर जाके 10 to the power 3 हो ही जाएगा। तो आप बेसिकली कैलकुलेटर में इस तरह से सॉल्व कीजिए दैट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अपॉन डिवाइड का सिंबल लीजिए, ब्रैकेट लीजिए, 4 पाई इंटू पाई इंटू पाई इंटू 3 टाइम्स 50 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू करिए, ये आंसर आएगा 202.642। कैलकुलेटर थोड़ा इस्तेमाल करना सीखिए, इस बात का ध्यान रखिए। और कैपेसिटेंस जब भी निकालिए तो न्यूमरेटर में 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में वैल्यू फीड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका आंसर डायरेक्टली माइक्रो फैरेड में आएगा, आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप फैरेड में लिखेंगे तो वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी, 0.00 करके वैल्यू आएगी। तो ये तो हो गई आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है फॉर प्रोड्यूसिंग रेजोनेंस। इसके बाद आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस आपको जो निकालना है, या रेजोनेंस ही निकालना, तो अब आपको करंट निकालनी पड़ेगी। अगर आप करंट निकालने से बचना चाहते हैं, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस तो वैसे दिया हुआ है ना, 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है तो करंट आसानी से निकल आएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है रेजिस्टेंस निकालने में। तो दो मेथड है इसको सॉल्व करने के।
एक मेथड तो ये है, वोल्टेज अक्रॉस आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो आई मैक्स यानी कि आई एम इंटू एक्सी नॉट, इससे निकाल लीजिए, या आप पहले क्यू फैक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि आर एल सी सबकी वैल्यू पता चल गई है, तो 1/r अंडर रूट एल बाई सी से आप क्यू फैक्टर निकाल लीजिए, तो भी आप निकाल पाएंगे वी सी नॉट इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर इनटू वोल्टेज। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, आई एम आपको निकालना है तो आई एम इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर, क्योंकि ये रेजोनेंस का केस है इसलिए वी बाई जेड ना होके वी बाई आर होगा, तो 100/10 दैट इज 10 एम्पियर। एक्सी की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप एक्सेल को चाहे निकाल लीजिए चाहे एक्सी कैलकुलेट कीजिए। एक्सेल निकाल लेंगे तो एक्सेल एक्सी बराबर होता है रेजोनेंस में, तो एक्सी की भी वही वैल्यू होगी जो एक्सेल की होगी, यानी कि 2πf एल, 2π50 इंटू 50 मिली हेनरी यानी 10⁻³15.707 ओम, ये एक्सी की वैल्यू आएगी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, आई एम की वैल्यू है 10, एक्सी की वैल्यू 15.707, तो ये हो गया 157.07 वोल्ट्स। ये आंसर हो गया, एक आंसर ये है कैपेसिटेंस और ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसके बाद आपको क्वालिटी फैक्टर चाहिए, निकालना है क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने का, ठीक है, ये वाला मेथड। दूसरा तरीका क्या है, ये लिखा ही हुआ है। अब क्योंकि आप वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा वी सी नॉट अपॉन बी। वी सी नॉट की वैल्यू है 157.07 और बी की वैल्यू है 100। 1.57 ये क्वालिटी फैक्टर है। इससे भी आप निकाल सकते हैं 1/r अंडर रूट एल बाई सी से, वैल्यू सेम आएगी, कोई खास फर्क नहीं आएगा। अंडर रूट एल यानी कि 50 इंटू 10⁻³ अपॉन सी की वैल्यू है 202.64 इंटू 10⁻⁻6। थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक की वैल्यू लिखी हुई है, तो थोड़ा बहुत 1.57 से डिफरेंस आएगा, बट आप आंसर चाहे इससे निकालिएगा चाहे इससे निकालिएगा, गलत आपका नहीं काटा जाएगा, सही आएगा। इससे भी निकाल के देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। वन 1.57 ही यार, इससे भी आप निकाल के देख लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास हो गई 1.57 है। तो मेरा बेसिकली बताने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी चलिए, मैंने आपको इसीलिए तरह तरह के फॉर्मूले बता दिए, आप यहाँ से निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, आप इस मेथड से निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। फॉर्मूले आप बस दिमाग में बना के रखिए, वेरियस मेथड्स हैं, आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तब आपको इस तरह के फॉर्मूले सब याद हो जाएंगे। यहाँ से हमने जो आपको Q बराबर वी सी नॉट अपॉन बी बताया, मैंने कहाँ से बताया आपको, डेफिनेशन से बताया, डेफिनेशन लिखवाई क्वालिटी फैक्टर की, वही मुझे याद था तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। किसी को कहीं कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में तो आप पूछ सकते हो।
अगर किसी को कहीं कोई डाउट, वैल्यूज कैलकुलेशन कैसे करेंगे। Is there any doubt to any student? रिया सिंह, यस सर। बेटा न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हुआ? यस सर। आप सभी लोग अपनी बुक के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, दोनों ही टॉपिक पे, सीरीज रेजोनेंस पे भी और पैरेलल रेजोनेंस में। बहुत ज़्यादा इस पे न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आए नहीं हैं, आते जो हैं वो सिंपल सिंपल आते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। अब तो आपको ये भी पता है कि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान अब देना शुरू कर दीजिए। बहुत हो गया आप लोग सर ये वाला क्वेश्चन शो कर दीजिए। क्वेश्चन शो कर शो हुआ क्वेश्चन आपको? यस सर। नोट कर लीजिए। सर हो गया। ओके एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने बुक में देखा, तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी at which the voltage V out is 0 in the given circuit। और सर्किट कुछ इस तरह से दी हुई है।
Sir, screen cannot be visible. सर ही नहीं है, स्क्रीन क्या विजिबल होगी? चलो घर छुट्टी। घर पे नहीं हो क्या? वही सर से बोलो भाई कि एग्जाम के टाइम कुछ क्वेश्चंस दे देंगे। फिजिक्स वाले बोले हैं देने के लिए। मैसेज कर दो भाई, ग्रुप पे मैसेज कर दो, सर सुनेंगे जरूर। हाँ यार, इंटरनेट इशू आएगा। चलो वैसे भी क्लास अब ओवर होने वाली है। बड़े कम लोग क्लास कर रहे हैं। सबको पता है ना, वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ ये भी है। लेकिन एक तरीके से ठीक भी है वीडियो लेक्चर शूट कर लेना। आप लोगों को आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर। बीच में इंटरनेट कनेक्शन यहाँ कॉलेज में गड़बड़ हो गया था। अभी आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। तो
ये न्यूमेरिकल मैं कह रहा था आप लोगों से कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है जो आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है। आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, जिस पर कि आउटपुट वोल्टेज इस टर्मिनल पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 आ जाए। तो यहाँ पर आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज बेसिकली यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इस ब्रांच के क्रॉस, यही वोल्टेज यहाँ इस आउटपुट पे भी अपीयर होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटेंस लगे हुए हैं सीरीज में। तो एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर इक्वल होता है और अपोजिट होता ही है। दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज फेजर से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, फेजर डायग्राम में आप देख चुके हैं। तो इक्वल होते हैं और मैक्सिमम होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज 0 आ जाएगा एट रेजोनेंस, तो यहाँ पर भी आउटपुट पे भी वोल्टेज 0 आ जाएगा। तो आपको फ्रिक्वेंसी जो निकालनी है बेसिकली आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ही निकालनी है। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आप जानते हो, f0 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। दैट मीन्स 1/2 पाई अंडर रूट 1/L की वैल्यू है 100 मिली हेनरी, दैट इज 10⁻³ और 0.05 माइक्रोफैरड है कैपेसिटर, दैट मीन्स 10⁻⁶। तो ये वैल्यूज दी हुई है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी जिस पर कि 0 होगा आउटपुट वोल्टेज। कैलकुलेट करिए, वैल्यू आ जाएगी आपको क्या मिलेगी। उसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2250.79 हर्ट्ज। दैट मीन्स सर्किट के जो अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ पर, इसकी फ्रीक्वेंसी जब 2250.79 हर्ट्ज होगी तो आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को, तो आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें सीधे आपको वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में, कैलकुलेटर से आंसर निकालना है। ये डायग्राम आपको दिया जा सकता है और ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ये लिखा हो सकता है। आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी जिसपे वोल्टेज आउटपुट 0। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, अगर कोई पूछना चाहता है तो? सर ये जो आप न्यूमेरिकल में गोले में किए हैं L और C, ये दोनों हाँ। मिला के कॉइल ही होगा? नहीं बेटा, ये दोनों मिला के कॉइल नहीं है। हमने कहा ये कॉइल है। इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कॉइल नहीं बनाता, रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन कॉइल बनाता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस और सीरीज में ऐड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो कॉइल बनाया। इंडक्टर और कैपेसिटर मिलकर कॉइल नहीं बने। ओके सर, यही कंफ्यूजन थी। ठीक है, ओके सर। चलिए मेरी तरफ से इस टॉपिक में इतना ही है।